इस वीडियो में हम लोग अवयव के बारे में पढ़ेंगे। ये 12th मैथ का एनसीईआरटी चैप्टर 3 है। ठीक है, तो अवयव का विकास कैसे हुआ गणित में, इसको समझते हैं। आपने 10वां क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग के बारे में पढ़ा होगा और उसको बहुत तरीके से हल किया होगा, जैसे वर्ग गुणनखंड विधि, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, ठीक है, विस्थापन विधि, इस सब विधियों से हल किया होगा। तो अवयव भी रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की एक विधि है। इसका विकास कैसे हुआ, तो गणितज्ञों ने दो चर या इससे अधिक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को कितने तरीके से हल किया जा सकता है, उन विधियों को खोजने के दौरान में हमारा अवयव का निर्माण हुआ है। अवयव का विकास आज अवयव का क्षेत्र आज बहुत बढ़ गया है। इसका कंप्यूटर क्षेत्र में होता है, अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग करते हैं, मनोविज्ञान में इसका प्रयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए अब अवयव का परिभाषा समझते हैं। इससे पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड है ए बी, इन्होंने कोई एग्जाम दिया जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पेपर हुआ। ए ने फिजिक्स में 20 कम नंबर देते हैं इसको, 25 और 35 ऐसे करके लाया। बी ने 35, 30 और 15 नंबर लाया। जो आंकड़ा दिया हुआ है, हम चाहे तो इन आंकड़ों को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 20, 25, 35, 35, 30, 15, इस तरीके से भी इन आंकड़ों को लिख सकते हैं। दोनों जगह जो आंकड़ा लिखा है, मतलब जो यहाँ से जो जानकारी मिल रहा है, दोनों जगह हमको सेम मिल रहा है कि जो क्षैतिज कतार है, पहली क्षैतिज कतार से ए द्वारा प्राप्तांक मिल रहा है, जो दूसरी क्षैतिज कतार है बी द्वारा प्राप्तांक मिल रहा है। ऊर्ध्वाधर कतार हमारे सब्जेक्ट को बता रहा है और इस जो आंकड़ा सजा के लिखा गया, इसका कोई अकेले विशेष मान नहीं होता है। तो अवयव भी सेम इसी तरह का होता है, इस ब्रैकेट के द्वारा उसको लिखा जाता है जिसका कोई विशेष मान नहीं होता है। अब चलिए अब समझते हैं परिभाषा को, अवयव के परिभाषा को समझ लेते हैं। अवयव मैट्रिक्स, देखिए अवयव क्या होता है, तो अवयव आयताकार या वर्गाकार फलनों या संख्याओं का सजावट है जिसका कोई विशेष मान नहीं होता है। अवयव आयताकार या वर्गाकार फलनों या संख्याओं का सजावट है जिसका कोई विशेष मान नहीं होता है। जैसे एग्जांपल ले लिए 5, 6, 0, 3, ठीक है, ये आपका वर्गाकार सजावट हुआ संख्याओं का, इसका अकेले कोई विशेष मान नहीं होता है। अब कुछ बातों को समझ लेते हैं। जो इसमें क्षैतिज कतारें हैं, तो अवयव में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति बोलते हैं या रो बोलते हैं। पंक्ति बोलते हैं या रो बोलते हैं। जो आपका ऊर्ध्वाधर कतारें दिख रहा है, ये ऊर्ध्वाधर कतार को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्षैतिज कतार को पंक्ति बोलेंगे और ऊर्ध्वाधर कतार को स्तंभ या रो बोलेंगे। और किसी भी अवयव को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित करेंगे। ठीक है, और जो जिनसे मिलकर किसी अवयव का निर्माण हुआ है, जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए अवयव ए है, नोट कर दिए, और 5, 6, 3, 0 से इसका निर्माण हुआ है, तो 5, 6, 3, 0 को अवयव का अवयव बोलेंगे या एंट्रीज बोलेंगे। ठीक है, अब किसी भी अवयव में अवयव का स्थान भी दिखाना पड़ेगा हमको। जैसे किसी भी अवयव में अवयव का स्थान दिखाने के लिए ए आई जे का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ आई आपका रो को बताता है, रो की संख्या को बताता है, और जे कॉलम की संख्या को यहाँ पे डिनोट करता है। ए आई जे लिखने का मतलब हुआ कि ए आपका आयव्य पंक्ति और जेव्य स्तंभ का अवयव है। ठीक है, मान लीजिए कोई अवयव है जिसमें आई जे पंक्ति है, तो ए जो है आपका आयव्य पंक्ति का जेवा स्तंभ का अवयव है। या इसको आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ए आई जे कहने का मतलब है कि आयव्य पंक्ति का जेवा अवयव, आयव्य पंक्ति का जेवा अवयव बोल सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिया हमने अवयव का, जैसे 3, 0, 2, 1, 5, 7, 3, 0, 2। ठीक है, ये करके एक अवयव हुआ। इसको ब्रैकेट से घेर देंगे तो एक अवयव बनेगा, और इसमें हमको 5 का पोजीशन बताना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ए आई जे का प्रयोग करते हुए इसका पोजीशन बताएंगे। पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पंक्ति की संख्या देखते हैं कि किस पंक्ति में, तो दूसरे पंक्ति में तो 5 लिखेंगे, और दूसरा पंक्ति में तो पहले 2, यहाँ पे जो आई है पहले पंक्ति की संख्या बता रहा है, फिर स्तंभ की संख्या बता रहा है, और दूसरा नंबर पे हमको स्तंभ की संख्या बताना है। तो गिनिए किस स्तंभ में, तो
दूसरे स्तंभ में पहला स्तंभ हुआ, ये दूसरा स्तंभ हुआ, तो 5 2 2 5 2 2 लिखने का मतलब हुआ कि 5 आपका दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का सदस्य है। मान लीजिए हमको 7 का पोजीशन बताना होगा तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये किस पंक्ति में है, रो में है, तो ये दूसरा रो में है तो पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे और देखेंगे किस स्तंभ में है, कॉलम में है, तो ये तीसरा कॉलम में 1 2, ये तीसरा कॉलम में, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है हमारा दूसरा पंक्ति का तीसरा अवयव है या सदस्य है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं अवयव के कोटि के बारे में। अवयव के कोटि के बारे में अब समझते हैं। अवयव के कोटि के बारे में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0 3 2 1 5 7 एक अवयव हुआ, इसका कोटि निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो क्षैतिज कतारें हैं, जो रो है उसकी संख्या को लेते हैं और जो ऊर्ध्वाधर कतारें स्तंभ है उसके संख्या को लेते हैं। तो क्षैतिज कतार की संख्या 2 है, मतलब रो की संख्या 2 है, और जो स्तंभ की संख्या 3 है, तो 2 गुने 3 मतलब क्षैतिज कतार की संख्या और ऊर्ध्वाधर कतार की संख्या को गुना के रूप में लिख देते हैं। यही आपका हो जाता है अवयव का कोटि। ठीक है, अब परिभाषा को इसको समझते हैं। अवयव का कोटि, मान लीजिए कोई अवयव है जिसमें पंक्ति की संख्या क्या है, m है, पंक्ति की संख्या m है और स्तंभ की संख्या n है, तो पूछ देगा कि अवयव का कोटि क्या हो जाएगा। तो ऐसे अवयव का कोटि होता है m गुना n। मतलब हुआ कहने का कि कोई भी अवयव का मतलब कोटि पूछे आपसे तो क्या करना है, आपको पंक्ति की संख्या गिन लेना है और स्तंभ की संख्या गिन लेना है और दोनों को गुना के रूप में लिख देना है। यही आपका हो जाता है अवयव का कोटि। तो मान लीजिए कोई अवयव a है, उसमें पंक्ति की संख्या m है और स्तंभ की संख्या n है, तो इस अवयव m का आपका जो कोटि हो जाएगा, m का कोटि हो जाएगा, ये हो जाएगा m गुना n, मतलब पंक्ति गुना स्तंभ कर देंगे तो यही आपका हो जाता है कोटि। अब पूछ देगा कि a में अवयव की संख्या कितना है, तो m और n का गुना करा देंगे, जो गुणनफल मिलेगा वही आपका हो जाता है अवयव की संख्या। तो mn अवयव हो जाएगा आपके अवयव mn। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब अवयव के प्रकार को समझ लेते हैं। ठीक है, अवयवों का प्रकार समझते हैं। अवयवों का प्रकार को समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है वर्ग अवयव को समझते हैं। वर्ग अवयव को समझते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आपको सभी को नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहां आप ज्वाइन करेंगे और ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। वर्ग अवयव क्या है, स्क्वायर मैट्रिक क्या है, तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या आपस में बराबर हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं। बताइए वर्ग का परिभाषा क्या होता है। कोई भी आयत कब वर्ग होगा, बताइए तो। कोई भी आयत वर्ग हो सकता है जब उसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो यही तो बात है कि जो पंक्ति कोटि है, कोटि में m गुने n लिखते हैं, जो पंक्ति की संख्या होता है और स्तंभ की संख्या होता है। अगर स्तंभ की संख्या कोटि की संख्या के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे उसको वर्ग अवयव। वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या उसके स्तंभ की संख्या के बराबर हो। मान लीजिए कोई अवयव है, उसमें पंक्ति की संख्या कितना है, m है, और स्तंभ की संख्या मान लीजिए n है, तो यह वर्ग अवयव होगा यदि और केवल यदि अगर उसके पंक्ति की संख्या और उसके स्तंभ की संख्या की क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम उस अवयव को क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। ठीक है, अब आयताकार अवयव के बारे में समझ लेते हैं। आयताकार अवयव को समझ लेते हैं। ठीक है, आयताकार अवयव क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या उसके स्तंभ की संख्या के क्या हो, बराबर नहीं हो। मान लीजिए पंक्ति की संख्या m हो और स्तंभ की संख्या n हो, तो अगर m बराबर नहीं हो n के, तब बोलेंगे हम लोग आयताकार अवयव। अगर m बराबर n हो जाता, मतलब पंक्ति की संख्या उसके स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए, तो उसे बोलेंगे वर्ग अवयव। अगर ये बराबर नहीं हो, पंक्ति संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं हो, तो उसे बोलेंगे आयताकार अवयव। ठीक है, आगे समझते हैं। अब होता है एक पंक्ति अवयव होता है, पंक्ति अवयव। ठीक है, रो
रो मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। पंक्ति अवयव कहने का मतलब हुआ वैसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे पंक्ति अवयव कहेंगे। जैसे मान लीजिए 6 7 0 लिख दिया तो इसमें देखिए पंक्ति की संख्या 1 है तो इसे हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव। भले ही हमें कितना भी क्या बोले स्तंभ की संख्या हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पंक्ति की संख्या 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं हम लोग पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव होने का लिए शर्त क्या है कि केवल उसमें एगो पंक्ति होना चाहिए, भले स्तंभ की संख्या कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वैसे अवयव को हम लोग बोलेंगे पंक्ति अवयव। ठीक है, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल ले लिया 0 3 5 7, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक पंक्ति अवयव। केवल इसमें एगो पंक्ति है, बाकी स्तंभ की संख्या चाहे जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगले प्रकार को समझते हैं, स्तंभ अवयव। ठीक है, स्तंभ अवयव को समझते हैं। स्तंभ अवयव क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसमें क्या हो केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। वैसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया 5 0 1 2, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्तंभ अवयव। इसमें पंक्ति की संख्या चाहे जितनी हो जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्तंभ अवयव कह रहा है तो इसका मतलब हुआ केवल एगो स्तंभ होना चाहिए, बाकी पंक्ति की संख्या जितना हो उससे कोई मतलब नहीं है। स्तंभ अवयव होने के लिए क्या शर्त है, केवल एक स्तंभ होना चाहिए, बाकी पंक्ति की संख्या चाहे जितना हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ए बी सी डी, इसमें केवल एक स्तंभ है इसलिए इसको स्तंभ अवयव बोलेंगे, चाहे पंक्ति की संख्या जितनी हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब समझ लेते हैं शून्य अवयव के बारे में। शून्य अवयव या इसको बोलते हैं रिक्त अवयव। ठीक है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं रिक्त अवयव। शून्य अवयव या रिक्त अवयव इसको समझ लेते हैं। वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो 0 हो उसे हम लोग शून्य अवयव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 लिख दिया, एक अवयव बना, तो इसे हम लोग बोलेंगे शून्य अवयव। 0 या नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, वैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं शून्य अवयव या शून्य मैट्रिक्स बोलते हैं, नल या 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य अवयव करने का मतलब प्रत्येक अवयव 0 हो जाए उसे शून्य अवयव बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं आगे विकर्ण अवयव के बारे में समझते हैं। विकर्ण अवयव को समझते हैं। विकर्ण अवयव क्या होता है, तो वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो, मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी जितना भी अवयव हो उसको 0 हो जाए उसे बोलते हैं विकर्ण अवयव। तो मुख्य विकर्ण को पहले समझ लेते हैं, किसी अवयव का मुख्य विकर्ण किसको मानेंगे। मान लीजिए जैसे हो गया अवयव जैसे 1 2 3 4, तो जो इसमें बाएं से दाएं की ओर तीर जा रहा है उस पे जो भी अवयव होगा उसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। इस जो तीर होता है इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण। ठीक है, अब बाकी जो बच गया उसको मुख्य विकर्ण में नहीं लेते हैं। तो मुख्य विकर्ण अवयव कहने का मतलब हुआ कि वैसा वर्ग अवयव, यह विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव का प्रकार है, तो बोल देंगे हम वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या हो जाए 0 हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं विकर्ण अवयव। जैसे लिख दिया मैंने 6 0 0 0 5 0 0 0 7, देखिए इसको बोलेंगे हम लोग एक विकर्ण अवयव। देखिए इसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सब अवयव क्या है यहाँ पे 0 है, इसलिए इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। यह एक वर्ग अवयव भी होना चाहिए, विकर्ण अवयव है तो इसमें वर्ग अवयव होना चाहिए, मतलब पंक्ति की संख्या इसके स्तंभ की संख्या के बराबर होगा। तो 1 2 3 को पंक्ति है तो 3 को भी स्तंभ होना चाहिए। ठीक है, विकर्ण अवयव कहने का मतलब हुआ कि मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या होना चाहिए 0 होगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव एक वर्ग अवयव का ही प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास अदिश अवयव। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स, तो यह भी एक विकर्ण अवयव है। ठीक है, वैसा विकर्ण अवयव एक विकर्ण
अवयव का प्रकार है, यह वैसा विकर्ण अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, लेकिन एक को छोड़ के। जैसे मैंने लिख दिया 5 0 0 5, तो एक विकर्ण अवयव हुआ। और इसको एक अदिश अवयव कब बोल देंगे, जब ये जो मुख्य विकर्ण के अवयव हो आपस में बराबर हो जाए। देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे अदिश अवयव। अदिश अवयव कहने का मतलब हुआ कि वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में बराबर हो लेकिन एक को छोड़ के। ठीक है, अब समझते हैं लास्ट 8 नंबर समझते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई या तत्समक अवयव के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, यूनिट वर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को समझते हैं। तो देखिए यह भी एक विकर्ण अवयव का प्रकार है। तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, एक हो, उसको हम लोग बोलेंगे इकाई या तत्समक अवयव। ठीक है, इसको आई द्वारा सूचित करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा।